खंड, वरित खंड। देखो बच्चों नाम से ही पता लग रहा है, वरित खंड मतलब वरित का एक एक टुकड़ा, वरित का एक एक खंड। जिस प्रकार से आपने त्रिज्य खंड पढ़ा था उसका संबंध त्रिज्या से था, उसी प्रकार बच्चों वरित खंड का संबंध है, वरित खंड का संबंध है वो जीवा से होगा। एक वरित ले लें, ये हमारे पास एक वरित है। ये वरित पर बच्चों कोई भी दो बिंदु है, वरित पर कोई भी दो बिंदु है। वरित पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। वरित पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है जीवा कहलाता है, जीवा कहलाता है। जीवा बच्चों एक ऐसा रेखाखंड है जो वरित को दो भागों में बांट देता है। देखिए ध्यान से, ये जीवा है। जीवा की परिभाषा क्या हुई? वरित पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। एक वरित में बच्चों, वरित में यह मेरे से वरित वरित बोला जा रहा है, लेकिन वास्तव में शब्द वरित है। एक वरित में अनंत जीवा होती है। ये भी आपको एवं में पूछ सकते हैं रेगिस्तान में कि एक वरित में कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? अनंत। एक वरित में अनंत जीवाएं होती है। वरित पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखो बच्चों, ये मैं एक वरित बनाऊं, ये जीवा है, दो बिंदु ले लिया, इनको मिला दो, ये वरित है, ये केंद्र है। और बच्चों अब देखो, ये मैंने एक ऐसी जीवा बनाई है जो केंद्र में से गुजरी है। मैंने जो जीवा बनाई है वो केंद्र से होकर गुजरी है। तो कोई भी जीवा जो केंद्र से गुजरती है व्यास कहलाती है, और व्यास वरित की सबसे बड़ी जीवा होती है। वरित खंड का संबंध बच्चों जीवा से होगा। वरित खंड समझने के लिए हमें पहले जीवा को समझना पड़ेगा। देखो छोटे छोटे प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, जीवा क्या है? जीवा क्या है? ये मैंने बना लिया वरित। वरित पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये वरित पर बिंदु है, ये वरित पर बिंदु है, इनके बीच की दूरी जीवा है। ये जीवा है बी, ये भी जीवा है बी सी। यानी जीवा क्या है? वरित पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, वो जीवा है। अब प्रश्न ये है बच्चों कि वरित में कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? वरित में कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? दूसरा प्रश्न, वरित में कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? तो वरित में बच्चों जीवाओं की कोई निश्चित संख्या नहीं होती, अनंत जीवाएं खींची जा सकती है।
और जो तीसरा प्रश्न है कि यदि जीवा व्यास क्या होती है? व्यास एक जीवा है या नहीं, तथा क्यों? कि व्यास एक जीवा है या नहीं? तो बच्चों व्यास एक जीवा है। कोई भी जीवा जो केंद्र में से गुजरती है ना, वो व्यास कहलाती है। जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और ये जीवा देखो केंद्र में से गुजर रही है, तो ये व्यास है। यानी ए बी है, वो एक है व्यास है। ए बी बराबर है व्यास है। व्यास एक जीवा है और व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। व्यास कितने होते हैं? तीसरा प्रश्न, वृत्त में व्यास कितने होते हैं? तो बच्चों व्यास की कोई निश्चित संख्या थोड़ी है। यह वृत्त है, आप जितने चाहो उतने व्यास खींच सकते हो। बस शर्त यही है कि जीवा है वो कहां से जानी चाहिए? केंद्र से। ये देखो ये व्यास है, ये व्यास है, ये व्यास है, ये व्यास है। बहुत सारे व्यास वृत्त में खींचे जा सकते हैं। अब बच्चों बात आती है वृत्त खंड क्या है? तो वृत्त खंड का संबंध बच्चों मैंने कहा था जीवा से है। तो जीवा के बारे में मैं आपको समझा चुका हूं बहुत बार। बच्चों वृत्त खंड की जगह आप शब्द यूज कर सकते हो वृत्त का एक भाग। कोई भी एक वृत्त ले लो और उसमें एक जीवा खींच ले अपने। ये देखो मैंने एक जीवा खींच ली। ए बी एक जीवा है और ये एक चाप है। ए बी एक जीवा है और ये एक चाप है, ए ओ बी या ए सी बी ले लो। ये वृत्त का केंद्र हो। तो बच्चों एक चाप वह संगत जीवा, ये चाप ए बी है, जीवा ए बी हो गई। चाप को 3 बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक चाप, ये चाप हो गया और ये जीवा हो गई। एक चाप वह संगत जीवा के बीच का एरिया वृत्त खंड कहलाता है। बीच का एरिया वृत्त खंड कहलाता है। अब देखो वृत्त खंड की परिभाषा क्या हुई? यहां पर एक चाप है और ये एक जीवा है। ये चाप बच्चों लघु चाप है, ये चाप एक लघु चाप है, इसलिए ये जो वृत्त खंड है नीचे वाला वो लघु वृत्त खंड है। यदि चाप दीर्घ है तो फिर वो दीर्घ वृत्त खंड होगा। जैसे बच्चों ये एक जो है यहाँ पर जो आप एरिया 1 देख रहे हो वो लघु वृत्त खंड है और जो आप ऊपर वाला एरिया देख रहे हो 2 वो दीर्घ वृत्त खंड है। ये 2 नंबर है ना, दीर्घ वृत्त खंड है। पहले आपको मालूम होना चाहिए लघु वृत्त खंड का एरिया क्या होगा। सबसे पहले बच्चों लघु वृत्त खंड का एरिया ज्ञात कर लेंगे और फिर पूरे वृत्त के एरिया में से लघु वृत्त खंड का एरिया है वो घटा देंगे, तो अपने पास पीछे है वो दीर्घ वृत्त खंड का एरिया आ जाएगा। फिलहाल आप इतना समझो कि वृत्त खंड क्या होता है। वृत्त का एक चाप व जीवा के बीच का क्षेत्र वृत्त खंड होता है। वृत्त खंड 2 प्रकार के हैं, एक है लघु वृत्त खंड और एक है दीर्घ वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड बच्चों यदि चाप लघु है, यदि चाप है लघु है तो उसके संगत वृत्त खंड लघु है, और चाप दीर्घ है तो उसके संगत वृत्त खंड दीर्घ है। वृत्त में एक तरफ
यदि लघु वृत्तखंड बनता है तो दूसरी तरफ है वो दीर्घ वृत्तखंड बनता है। तो अब जनरली जब अकेला वृत्तखंड शब्द यूज किया जाए, अकेला वृत्तखंड शब्द यूज किया जाए तो उसका मतलब यही होगा कि वो लघु वृत्तखंड है। उसका मतलब क्या होगा, जब एक अकेला वृत्तखंड ही लिखा जाए, उसके साथ कुछ नहीं लिखा हो, तो फिर आपको वो लघु वृत्तखंड मानना है। अब सबसे पहले बात करते हैं, ये वृत्त बनाया मैंने, ये मैंने बनाया कोई चाप और संगत जीवा। तो ये बच्चों एरिया तो देख रहे हो आप, जिसको मैं छायांकित कर रहा हूं, ये लघु वृत्तखंड है। ये है वो लघु वृत्तखंड है। लघु वृत्तखंड इसलिए है क्योंकि इसका जो केंद्र पर कोण है वो 180 डिग्री से कम है, इसलिए ये लघु वृत्तखंड है। अब इस वृत्तखंड को केंद्र से मिला दें, ये मिला दिया। हमें कहते हैं एरिया एक ज्ञात करना है, मतलब लघु वृत्तखंड का एरिया, लघु वृत्त खंड का एरिया। तो लघु वृत्तखंड का बच्चों एरिया ज्ञात करने के लिए ना पहले इस पूरे त्रिज्य खंड का एरिया ज्ञात कर लेंगे। आपको दिख रहा होगा जहां पेन घूम रहा है, और पूरे त्रिज्य खंड का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब बच्चों इसमें से इस त्रिभुज का एरिया है वो घटा देंगे, और त्रिभुज का एरिया बच्चों त्रिकोणमिति द्वारा ज्ञात कर रखा है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो बच्चों ये लघु वृत्तखंड का एरिया आता है। अब ये सिर्फ एरिया एक आ जाएगा। सोचिए आप, ये तो सारा हो गया, इतना ये सारा हो गया, और इसमें से इस त्रिभुज का एरिया है वो माइनस कर देंगे। अब बच्चों कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड का एरिया ज्ञात करो, तो फिर दीर्घ वृत्तखंड का एरिया यही होगा कि हम पहले पूरे वृत्त का एरिया ज्ञात कर लेंगे, और पूरे वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और उसमें से लघु वृत्तखंड का एरिया माइनस कर देंगे, लघु वृत्तखंड का एरिया। अब आप डायरेक्ट भी इस सूत्र द्वारा भी कर सकते हो, लेकिन वो 10वीं क्लास की दृष्टि से जटिल हो जाएगा। इसलिए अच्छा तरीका यही है कि यदि हमें पूछे लघु वृत्तखंड का एरिया तो ये सूत्र लगाएंगे, दीर्घ वृत्तखंड का एरिया पूछे तो फिर पहली बात तो सोचने वाली ये होगी कि जब भी दीर्घ वृत्तखंड का एरिया पूछा जाएगा तो वो प्रश्न कम से कम 2 या 3 नंबर का जरूर होगा, क्योंकि दीर्घ वृत्तखंड का एरिया ज्ञात करोगे तो पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, लघु वृत्तखंड का, मतलब प्रश्न बड़ा हो जाएगा। और लघु वृत्तखंड का एरिया ज्ञात करके पूरे वृत्त में से लघु वृत्तखंड का एरिया माइनस कर देना, तो आपके पास दीर्घ वृत्तखंड का एरिया आ जाएगा।